तो यहाँ पे 12th क्लास में जो है आज खंड है, इसमें जो है बेटा तीसरा काव्य खंड में जो है तीसरा चैप्टर है कुंवर नारायण वाला, जिसका नाम है कविता के बहाने, और दूसरा शीर्षक है इसमें बात सीधी थी पर। ये काव्य खंड है, इसको जरा ध्यान से आप लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी में जो है एमए भी किया है। इन्होंने साहित्य कर्म जो है, जो अपना लेखन का कार्य है वो अंग्रेजी में आरंभ किया, ठीक है बेटा। और बाद में इन्होंने जो है हिंदी की कविता की ओर अपना रुख किया है, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो बात सीधी थी, ठीक है बेटा, बात सीधी में जो है भावों की वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी बात को जितनी सीधी और सरल तरीके से कहे उतनी वो बात ज़्यादा प्रभावी होती है। अगर मैं आपको जो है सीधे तरीके से समझा पा रहा हूँ और आप मेरी बात आसानी से समझ पा रहे हैं तो आप मेरी बात में रुचि लेंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में ही नहीं आएगी तो आपके लिए नीरस हो जाएगा और आप बोलेंगे कि सर तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं और आपकी समझ में ही नहीं आएगा। तो आप कहाँ से, अभी मैं अगर मेरी जगह कोई यहाँ पे चाइनीज़ में बात करना, जैपनीज़ में बात करना शुरू कर दे आपके साथ तो आप कहाँ सुनेंगे उसे, ठीक है। तो इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी बात को जो है सीधी तरह से जो है रखना चाहिए। फिर दूसरा कविता के बहाने वाली शीर्षक है यहाँ पे, उसमें जो है कविता की जो तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है कि चिड़िया जो है एक समय तक उड़ पाती है, उसका एक निश्चित दायरा होता है, लेकिन कविता की उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे होती है। तो इसमें है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, ठीक है। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कहने का मतलब है कि कविता की उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कि यहाँ पे चिड़िया की और कविता की उड़ान में जो है तुलना की जा रही है। यहाँ पे जो है कवि कहता है कि भाई कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है बेटा। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या बता रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। जिस प्रकार जो है चिड़िया, यानी कि उनका जो चिड़िया की उड़ान है और कविता की उड़ान है इनमें जो है बड़ा अंतर है, उस कारण जो है उसकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। भले यहाँ पे जो है चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में अंतर बता रहा है कवि आपको, तो कहने का मतलब है कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान एक, वो जो है एक सीमा तक ही उड़ सकती है, एक इलाके तक उड़ सकती है और एक कुछ ही समय तक, यानी कि ये अधिक से अधिक जो है क्या चली जाएगी, एक जंगल से दूसरे जंगल में चली जाएगी, इससे ज्यादा वो जो है उड़ान नहीं भर सकती। यानी चिड़िया का एक निश्चित क्षेत्र है उड़ने का, लेकिन कविता का क्षेत्र क्या है, अनिश्चित है। कविता जो है इतनी तेज पंख लगाकर उड़ती है, कविता जो है कल्पना के पंख लगाकर इतनी तेजी से उड़ती है कि उसके सामने क्या है, सारा संसार भी छोटा पड़ जाता है। यानी कि कविता की जो उड़ान है, यानी हमारे विचारों की जो उड़ान है वो असीमित है, उसकी सीमाएं नहीं है, जबकि चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। फिर कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कब बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब फूलों के खिलने और कविता की समानता करने की यहाँ पे कोशिश की गई, और कवि क्या कर रहा है कि कविता की समानता फूलों से कर रहा है। अब कविता, कवि कह रहा है कि कविता एक खिले हुए फूल के समान है, ठीक है, किंतु उसकी तुलना एक खिले हुए फूल के से कभी नहीं की जा सकती। कविता जो है एक फूल के समान, जिस तरह से जो है फूल प्रसन्नता प्रदान करता है, उसी तरह से जो है एक कविता जो एक साहित्य है, एक काव्य है, वो मनुष्य को क्या करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। तो इसी तरह से जो है कवि
कि जो है फूलों की से जो है कविता की तुलना करते हुए कहता है कविता जो है ये खिले हुए फूल की तरह है, लेकिन उसकी तुलना हम जो है खिले हुए फूल से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि खिले हुए फूल की भी एक सीमा है। पहले तो चिड़िया के साथ बात करी गई, चिड़िया की से भी फिर उसकी तुलना नहीं करी कभी नहीं, क्योंकि चिड़िया तो एक निश्चित क्षेत्र तक उड़ रही थी, लेकिन कविता अनंत सोच अनंत, यानी कि कविता के लिए तो पूरा विश्व भी जो है सिमट कर ऐसा हो गया है। अब बात आती है बेटा कि यहाँ पे फूलों से की गई है। अब फूलों की तुलना, अब कहने का मतलब है कि फूल की खिलने की एक क्या होती है, निश्चित परिणति होती है। फूल जो है एक समय पे खिलता है, मुस्कुराता है, खुशबू देता है, और एक समय जो है मुरझा कर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कविता है, कविता क्या होती है, कविता जब पूरी हो जाती है तो कविता की जो है कोई समय अवधि नहीं है। कविता जब बन जाती है तो कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा युगों युगों तक, फूल तो एक सीमा तक ही जो है लोगों को प्रसन्न करता है, खिल गया, खुशबू आई, बढ़िया है, कुछ दिन बाद मुरझा के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो साहित्य का जो रस है, यानी साहित्य की जो खुशबू है, कविता की जो खुशबू है, वो हमेशा युगों युगों तक बनी हुई रहती है। यानी कि फूल के खिलने की तो एक निश्चित परिणति होती है, एक तरीका उसका ऐसे वो है, एक निश्चित समय है, खिलेगा, समाप्त। लेकिन जो साहित्य का रस होता है बेटा, फूलों का समय तक रहता है, जब तक वो खिलखिला रहा है, मुरझा गया, खत्म हो गया, सूख गया। लेकिन जो साहित्य का रस है वो युगों युगों तक बना हुआ रहता है। अर्थात जब कविता रचकर पूर्ण हो जाती है और जब वो जो है खिले हुए फूल के समान विकसित हो जाती है, तब उसकी जो है सुगंध क्या होती है बेटा, संपूर्ण विश्व को जो है अनंत काल तक, यानी लंबे समय तक, युगों युगों तक क्या करती है, महकाती रहती है। ठीक है। फिर बात आती है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक देख कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब जो है कविता, अब देखो पहले तो चिड़िया से की, भाई चिड़िया और कविता, चिड़िया भी उड़ती है, कविता की उड़ान, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया तो एक निश्चित इलाके तक उड़ पाती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वो असीमित है। ठीक। फिर दूसरा फूलों से की गई, कविता फूल प्रसन्नता देता है, खुशबू देता है, महकाता है अपनी खुशबू से, तो कब साहित्य भी जो है अपने रस से संसार को महकाता है, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल जो है एक बार खिल के उसका एक जीवन काल होता है, और फूल क्या करता है, एक समय से मुस्कुराता है, खिलता है, एक समय सूख करके मुरझा जाता है, लेकिन एक समय तक ही चलता है। लेकिन कविता क्या है, जब खिल जाती है, रचकर पूरी रचना हो जाती है, तो उसका आनंद जो है युगों युगों तक विद्यमान रहता है। अब आप सोचिए कि जो ये कवि है कुंवर नारायण जी, इन्होंने, इनका जन्म 1921 में हुआ था, ठीक है बेटा, हाँ 1927 में, जब उन्होंने 1950 में ये कविता लिखी होगी, आज 50 साल बाद हम पढ़ रहे हैं, हमारे 50 साल बाद भी और पढ़ेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे हैं, आप कबीर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उन्होंने कब लिख दिया था, 1392, 1498, तो इस तरह से मीराबाई जी 1498 ईस्वी, तब की कविता हम आज पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, कविता हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। कविता का जो कविता की जो खुशबू है, वो जो रस है उसका, वो युगों युगों तक विद्यमान रहता है। ठीक। अब बच्चों से की जा रही है, अब जो है अंत में कवि जो है कविता की तुलना कर रहा है बच्चों से। वो कहता है कि बच्चे, कविता जो है, कविता का जो भावात्मक और भौतिक रूप से जो कविता है, वो सब प्रकार बच्चों के खेल के जैसी। ठीक। क्योंकि बच्चों के जो है खेल किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं, यानी कि उन जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए जो है कोई सीमा, इस घर अथवा उस घर की कोई सीमा नहीं होती है। वो जो है बिना भेदभाव के जो है सभी घरों में जो है सबको जो है अपना मान के खेलते हैं। होते हैं ना छोटे बच्चे, बच्चों को थोड़ी कुछ अपने पराये का पता है, उनको तो खेल में मस्त रहते हैं। तो अंत में कवि ये कहता है कि कविता कैसी है, जैसे बच्चों के खेल के समान है। जिस तरह से बच्चे जो है खेलते हुए एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, सब घरों को एक कर देते हैं, यानी कि एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, यानी भाई सब घरों में बिना भेदभाव के जा रहे हैं,
सबको अपना मान के जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं भाई अपना ही है, अपना है। अब उनके मन में किसी अपने पराये की भावना नहीं है, अर्थात वो जो है सब भेदभाव और सीमाओं को जो है लांघते हुए कुछ नहीं, सबको जो है एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है कविता में बच्चों जैसे संगठनात्मक यानी कि बच्चों जैसी एकता स्थापित करने की जो कला होती है वो सिर्फ कविता में ही होती है। ठीक, कविता का क्षेत्र इस घर से उस घर तक सीमित नहीं होता, बल्कि कविता क्या करती है, घर घर में जाके, हर घर में जाके जो है आनंद का संचार करती है, जिससे जो है सारा विश्व प्रसन्न हो जाता है। आज श्री रामचरितमानस की कविताएं आज भी जो है हर घर में जो है पढ़ी जाती हैं। तो इससे क्या है, सबके घर में क्या होता है, अच्छा भावनात्मक वातावरण। रामचरितमानस तुलसीदास जी कब लिख दी होगी, और तब से लेके आज भी जो है उसका पाठ बड़े तन मन ढंग से जो है घरों में होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो आज भी जो है लोगों को प्रसन्न कर रहा है। मैं बात रामचरितमानस की नहीं कर रहा हूँ, और भी धर्म ग्रंथ है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ है, पाठ किया जाता है, आज भी वो जो है लोगों को आनंद की प्राप्ति देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। चाहे वो शबद वाणी हो, चाहे वो कुरान की आयतें हो, चाहे कुछ भी, आज बाइबिल आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, प्रत्येक धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं, वो युगों युगों पहले लिखे जा चुके हैं, लेकिन आज भी जो है उनका रस विद्यमान है। क्यों, हम भी आज भी आनंद और प्रसन्नता के साथ जो है उनको सुनते हैं और उनसे सीखते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कविता जो है संसार के कोने कोने को जो है ताजे खिले हुए फूल के समान आज भी महका रही है, और बच्चों के खेल की भांति बिना किसी भेदभाव के सारे संसार को एकता के सूत्र में बांध रही है। ठीक, क्वेश्चन आता है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है कुंवर नारायण, कविता का नाम है कविता के बहाने। ठीक, फिर कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से क्यों की गई होगी, तो कविता की उड़ान, क्योंकि जिस प्रकार जो है कविता पंख लगाकर यानी कल्पना के सहारे इस घर से उस घर में प्रवेश करती है, अपनी कोमल भावनाओं के कारण जो है कविता क्या करती है, मनुष्य के हृदय में प्रवेश करती है। ठीक, कविता की तुलना चिड़िया के उड़ान से इसलिए की गई होगी क्योंकि कवि जो है अपनी कविता की उड़ान के द्वारा कहीं तक भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन चिड़िया का उड़ना सिर्फ क्या होता है, एक इलाके तक ही सीमित होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि कविता के खिलने का क्या आशय है। कविता के खिलने का आशय ये है कि जब उस कविता के द्वारा, उसके रस के द्वारा लोगों को आनंद जो प्राप्त होता है, उसी को जो है जिस प्रकार एक फूल खिल करके अपनी सुगंध से लोगों को आनंदित करता है, उसी तरह से कविता लोगों के मन को अपनी सुगंध और सरसता के कारण आनंदित करती है। मैंने आपको ग्रंथों का उदाहरण दिया है, चाहे शब्द पाठ हम करते हो, चाहे कुरान की आयतें पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को गान करते हो, तो वो हमारे मन को क्या करती है, आनंदित करती है। इसका मतलब क्या है, जो साहित्य का रस है, जो साहित्य का आनंद है, वो क्या है, युगों युगों तक विद्यमान रहता है। ठीक है बेटा, फिर कहने का मतलब है चिड़िया क्या नहीं जानती है, तो चिड़िया जो है, चिड़िया अपनी और कविता की उड़ान की सीमाएं नहीं जानती है। उसे यह नहीं पता कि कविता की उड़ान के क्षेत्र और समय की सीमाएं अनंत है, और कविता की जो उड़ान है उसको जो है सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है, जबकि कविता के सामने चिड़िया की उड़ान क्या है, बहुत ही तुच्छ है, छोटी है। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है कविता बिना मुरझाए महकने के माने फूलों को नहीं जानता। यानी कहने का मतलब ये है कि फूल के महकने की एक सीमा होती है, फूल तभी तक महकता है जब तक मुरझाता नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो साहित्य का रस है हमेशा जो है युगों युगों तक विद्यमान रहता है। ठीक है बेटा, इसकी बात आती है कि कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में की गई है। तो यहाँ पे जो है इस पाठ में कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान
फूलों के खिलने और बच्चों के खेल से की गई है। इन तुलनाओं में जो है चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने का तो बहुत ही छोटी समानता है, लेकिन जो कविता की जो तुलना है उसका जो पूर्ण जो उस कविता की समानता है वो मतलब फूलों और चिड़ियों की जो समानता है वो कविता से बहुत कम है। लेकिन बच्चों का जो खेल है वो कविता के समान यहाँ पे माना है, उसको समानता दी गई है, क्योंकि छोटे बालक से जो है बिना किसी भेदभाव के अपने खेलों से जो है सभी को आनंद प्रदान करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके खेल को देख करके सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अ, उसी तरह से जो है सारे संस्कृत जितने भी लोग बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से जो है कविता का आनंद भी जो है सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलता है और युगों युगों तक मिलता रहेगा। ठीक है। फिर सीधी बात आई, तो बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अपनी बात को जो है लोगों तक सीधा सीधा पहुंचाना चाहिए। कहने का मतलब है कभी कभी लोग जो है क्या करते हैं कि अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को अपना पांडित्य यानी कि अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं होते हैं। अब आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द नहीं होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता किसी को। तो इस तरह से जो है जो बात सीधी होती है वो बात इतनी पेचीदा हो जाती है कि उसे कोई भी समझता नहीं है। और अगर कोई जो है भाषा को समझता नहीं है तो वो ज़्यादा हेर फेर घुमा फिरा के लोग बात करते हैं अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए कि भाई मैं हूँ, भाई मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ। जैसे आजकल आप देखते हैं अंग्रेजी भाषा का बड़ा प्रचलन है, तो नए नए शब्द आते रहते हैं तो पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या होगा। नया वर्ड आ गया किसी चीज़ के लिए, वही देखता है जो हमेशा टच में वो तो देख लेता है, लेकिन जो पहले जो पहले से ही मतलब लगातार एक ही चीज़ पढ़ रहा था उसको पता नहीं चलता ना। जब हम लोग हैं जैसे तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि नया शब्द कौन सा है, भाई ये शब्द जो है किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है आजकल। ठीक है ना, जैसे अभी एजुकेशन हम लोग बोलते हैं तो कुछ एडुकेशन भी बोलते हैं, एजुकेशन और एडुकेशन। तो अमेरिकन तो एडुकेशन ही बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लोग एडुकेशन बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो पांडित्य प्रदर्शन करने वाली बात है नहीं तो कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जो अपनी बात को इस तरह से घुमा देना कि वो इतनी पेचीदा हो जाती है कि लोगों की उसमें से क्या हो जाती है, रुचि समाप्त हो जाती है। तो कभी भी यही कह रहा है कि मैंने जो है जितना अपनी बात को घुमा फिर आगे बोलने की कोशिश की तो वो और पेचीदा होती चली गई। ठीक। फिर भी सारी मुश्किल धैर्य को समझे बिना मैंने पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ उतराई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब यहाँ पे जो है जो कवि कह रहा है कि अब चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते समय अब होता है ना, कभी कभी पेज का उदाहरण दिया है, भाई जबरदस्ती वाली बात है कि मैं अपनी बात को जो है रख ही रहा हूँ, घुमा फिरा के रख रहा हूँ, वो उस पेज के समान हो गई है कि जैसे कभी हम पेज को कसते हैं ना तो वो कसता नहीं टेढ़ा हो जाता है, हम उसको निकालने की बजाय सीधा करने की बजाय क्या करते हैं, सोचते चले जाते हैं, उसको घुमाते चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो पेज भी खराब हो जाता है और जहाँ हम उसे जबरदस्ती घुसाते हैं वो भी जगह भी खोखली हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो फिर उसका महत्व समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि बात का महत्व तभी तक रहता है बेटा जब तक कि लोगों की उसमें रुचि हो। यानी कि अब जबरदस्ती घुसाएंगे तो उस पेज की क्या हो जाएगी, चूड़ी मर जाएगी, चूड़ी टूट जाएगी उसकी, एक बार निकलेगा दोबारा वो फिट होगा नहीं। तो इस तरह से जो है वो बात का भी जो है कोई महत्व फिर बचता नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि अपनी बात को जो है लोगों तक सही ढंग से पहुंचानी चाहिए। अगर आप अपनी बात को पेचीदा रूप में प्रस्तुत करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो बात क्या हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर आपका होता है। कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने क्या है, तो इस तरह से जो है कविता का सब घर एक कर देने के माने यह है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान फूलों की सुगंध के समान इस घर उस घर तक सीमित नहीं है बल्कि अनंत है। ठीक है। तो चिड़िया की उड़ान की कल्पना कविता से हम तुलना नहीं कर सकते। किससे की गई है समानता, बच्चों से, क्योंकि बच्चे जो है सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको एकता के सूत्र में, क्योंकि प्रत्येक घर को जो है अपना समझते हैं, अपने पराई की बात नहीं होती है, इससे जो है एकता की स्थापना होती है।
उसी तरह से कविता भी जो है सबको आनंदित करती है। जिस प्रकार बच्चे अपने जो है बचपन के खेलों से जो है सबको आनंदित करते हैं, उसी तरह से कविता भी सबको आनंद प्रदान करती है। ठीक है, फिर इस तरह से बेटा आपको आज का ये आपका